स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, जैसा कि हम अवेयर हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 15 और आर्टिकल नंबर 16 एम्पावर करता है स्टेट को रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन फिर भी आप देखेंगे, रिजर्वेशन के बावजूद आप देखेंगे रिसेंटली ये डेटा हमारे पास सामने आता है, जहां पर ये बताया जाता है कि 80% प्रोफेसर लेवल पोस्ट यू विल फाइंड वेकेंट फॉर OBC एंड ST कैटेगरीज एंड दैट टू इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। आप देखेंगे डेटा OBC प्रोफेसर्स around 80% vacancies there. For ST professors, you will find around again 83% vacancies is there. तो हमें समझना ये है कि रिजर्वेशन जो है वो जो दिया गया है उसके बावजूद ये सारे इश्यूज क्यों निकल के आते हैं, इसके क्या क्या डीप रूटेड रीजंस हैं, क्या क्या हमारे पास और केसेस हैं जो उसके बारे में बातें करते हैं, और हम और क्या कर सकते हैं ताकि ये जो प्रोविजंस हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, जो हमने बना रखे हैं प्रोविजंस, इनको बेटर तरीके से हम एग्जीक्यूट करा सकें। तो ये होलसम हम कवरेज करने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर इशू की। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट, स्टडी IQ का ऑप्शनल फेस्ट अभी चालू है, तो इसमें आप अपनी GS की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप साइकोलॉजी ऑप्शनल की भी तैयारी कर सकते हैं। आप ये कोड लगाकर मैक्सिमम डिस्काउंट अचीव कर सकते हैं। सारी डिटेल्स इस को लेकर आपको हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन में मिल सकती हैं। इसके अलावा ऐसी और अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक यहाँ पर है। यहाँ पर हम ऐसे ही इश्यूज डिस्कस करते हैं रेगुलर बेसिस पर, और इसके अलावा ऐसे इश्यूज को हाईलाइट भी करते हैं। तो डिस्कस करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो रिजर्वेशन का जो बताया गया है, तो इसमें गवर्नमेंट अपनी पोजीशन बताती है। एजुकेशन मिनिस्ट्री बेसिकली हम बात करें तो वो कहती है कि इट इज़ अकॉर्डिंग टू द ऑटोनॉमी ऑफ द यूनिवर्सिटी। जैसे कि सरकार ने रेगुलेशन बना दिए, रिजर्वेशन के रेगुलेशन है। अब उसको लेकर क्या होता है कि हर एक यूनिवर्सिटी जब इसको अप्लाई करेगी तो उनकी खुद की सिलेक्शन कमेटी होती है। अब वो जो सिलेक्शन कमेटी होती हैं वो इंडिपेंडेंटली काम करती हैं, और वो डिसाइड करेंगी कि हु इज सुटेबल फॉर फैकल्टी रिक्रूटमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है कि वो इस प्रोसेस में इंटरफेयर नहीं करती। अब ये जो सेंट्रल कमेटी है, जो सिलेक्शन कमेटी है जो यूनिवर्सिटी ने बनाई है, ये किसको रिक्रूट करे किसको ना रिक्रूट करे, इट्स अप टू देम। इसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस होता नहीं है। अब सिंस गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस है नहीं, इस वजह से सिलेक्शन कमेटी अपने हिसाब से अपॉइंट करेगी, और इस वजह से सीट वेकेंट हो जाती है। इसका मतलब सिलेक्शन कमेटी जो है वो जो कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनको उनकी पोजीशन पे नहीं रखती है। ऐसे ही जो नॉन फिट सुटेबल, आप जो बात करेंगे नॉट फाउंड सुटेबल जो कैटेगरी बना दी जाती है, इसका कोई सेंट्रल रिकॉर्ड नहीं है। तो आप देखोगे वहाँ पर वेकेंट जैसे मैंडेटरी है कि आपको रखना है वहाँ पर लोगों को, लेकिन उस कैटेगरी में लिख दिया जाता है NFS, नॉट फाउंड सुटेबल। अब मिनिस्ट्री के पास कोई इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि हाउ मेनी ST ST OBC कैंडिडेट वर रिजेक्टेड एज नॉट फाउंड सुटेबल, तो ये भी एक रीजन है। और UGC की नॉर्म्स जो होते हैं, फैकल्टी रिक्रूटमेंट इज बेस्ड ऑन यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन कमेटी, इनकी नॉर्म होती है, इनकी एकेडमिक मेरिट होती है। रिजर्वेशन के रूल्स हैं अपनी जगह पर, लेकिन यूनिवर्सिटी की खुद की ऑटोनॉमी होती है इम्प्लीमेंटेशन की प्रोसेस में। तो अब वो किसको करे किसको ना करे, इट्स अप टू देम। ऐसा सरकार ने अपना जस्टिफिकेशन दिया, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने अपना जस्टिफिकेशन दिया। तो ये गवर्नमेंट की पोजीशन थी। एक्सपर्ट बताते हैं कि भाई ये जो मामला है ये अंडर रिप्रेजेंटेशन है, अंडर रिप्रेजेंटेशन है। डेस्पाइट आप देखोगे आर्टिकल नंबर 15 आर्टिकल नंबर 16 है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिजर्वेशन के बारे में मेंशन है, लेकिन इसके बाद भी देखोगे आपको अंडर रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। और स्पेशली कहाँ पर, ऐसी जो पोस्ट होती है जो हाई लेवल की होती हैं, जैसे कि पोस्ट हो गई प्रोफेसर की या कोई और लीडरशिप की, वहां पर आपको ये देखने को मिलेगी। और ये जो नॉट फाउंड सुटेबल कैटेगरी है, ये भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है। इसको लेकर भी कुछ प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसा देखा जाता है कि जो रिजर्व पोस्ट होती हैं वो खाली हो जाती हैं, क्योंकि वहां पर लिख दिया जाता है, कैंडिडेट का मार्क कर दिया जाता है कि ही इज नॉट फाउंड सुटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। तो ये एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ, आपको बताना पड़ेगा, या तो आप बताइए। अगर ऐसा आप बता रहे हैं, ऐसा आप लिख रहे हैं, तो ये एक लूपहोल बताता है हमारे सिस्टम के अंदर जो यूज किया जाता है अगेंस्ट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बारे में एक्सपर्ट अपने ऑब्जर्वेशन देते हैं। अब इसमें आप देखेंगे, इसमें हमें एक प्रोएक्टिव सॉल्यूशन की आवश्यकता है। एक्सपर्ट बोलते हैं कि हमें कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रांसपेरेंट ऑडिट, ये सब कुछ करना पड़ेगा, तब जाकर हम इस इशू को प्रॉपर तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। तो ये आप देखोगे, ये आपका इशू रहा हाईलाइट का कि रिजर्वेशन है, उसके बावजूद भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप देख पाओगे ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है। जैसे इंडिया के अंदर करीब 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आपको देखने को मिलेंगी, JNU, BHU, DU। दे आर गवर्नड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और उनको UGC की गाइडलाइन फॉलो करनी है, और UGC के अकॉर्डिंग वो हायरिंग सही तरीके से होती नहीं है, क्योंकि उनकी खुद की सिलेक्शन कमेटी होती है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है, अब इसको हम डीप में जाएंगे, समझेंगे कि भाई ये हो क्यों रहा है,
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्ट्रक्चरल बायसेस हैं बहुत सारे। आप देखोगे इंडिया का जो हायर एजुकेशन सिस्टम है, दे वर हिस्टोरिकली डोमिनेट बाय अपर कास्ट ग्रुप, और इसमें आप देखोगे अंडर रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा ऑफ SC ST OBC फैकल्टी। अब ये कुछ डेटा है, कुछ फैक्ट है जो आप जो है, many selection panels lack representation from marginalized communities which lead to unconscious or conscious biases। तो होता क्या है, जब प्रोसेस जब ऐसा ही चलता जा रहा है तो लोगों के अंदर कुछ बायसेस आ जाते हैं। लोगों को लगता है कि जैसे आप देखोगे सोसाइटी के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे बायसेस होते हैं जो अनकॉन्शियस लेवल पर काम करते हैं, हमें पता नहीं है लेकिन हम वो किए जा रहे हैं। जैसे कंसीडर किया जाता है कि ओल्ड एज के लोग जो होते हैं, दे आर नॉट सुटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। ठीक है, विमेन आर कंसिडर्ड गुड फॉर द हाउस होल्ड वर्क। दीज आर द बायसेस, ये चलता आ रहा है सोसाइटी के अंदर। तो ये बायसेस हमें पता नहीं है कि हमारे साथ में हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ये अनकॉन्शियस लेवल पर हमें कंट्रोल करते रहते हैं। और ये एक डीप रूटेड इश्यूज है जो आप देखोगे अगेंस्ट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के अगेंस्ट में चलता आ रहा है, क्योंकि ऐसा होता गया तो ये प्रोसेस आप आगे कंटिन्यू देखने को मिलेगी। तो ये एक रीजन है, इन अनकॉन्शियस बायसेस को आपको टारगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की वजह से ये जो साइकिल ऑफ एक्सक्लूजन है ये चलता आता है। इसके अलावा आप देखोगे जो मेरिट का नैरेटिव है ये भी बना हुआ है। जैसे मेरिट इज ऑफन इक्वेटेड विद इंग्लिश फ्लुएंसी। ठीक है, फॉरेन PhD हो आपके पास में, है ना, वेस्टर्न जर्नल्स में आपकी पब्लिकेशन हो, तो इस वजह से आप देखोगे काफ़ी सारे कैंडिडेट, ये भी एक रीज़न है, दे आर डिक्लेयर्ड नॉट सुटेबल, क्योंकि ये सब होता नहीं है। दे वर अनेबल टू अटेंड एनी काइंड ऑफ एलिट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, UGC की नॉर्म पूरी हो गई लेकिन ये है नहीं। तो आप देखोगे ये जो मेरिट है इसका भी गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन किया जाता है। ओके, इसके अलावा देखोगे ट्रांसपेरेंसी तो है ही नहीं, स्टैंडर्डाइजेशन कोई प्रोसेस नहीं है, कोई भी यूनिफॉर्म डॉक्यूमेंटेड फ्रेमवर्क नहीं है जिसकी बेसिस पर आप कैंडिडेट की सुटेबिलिटी को जज कर सको। तो आप देखोगे ये जो NFS की कैटेगरी है ये बहुत ही कन्वीनियंट लेवल है, आपने बता दिया, बोल दिया, लेकिन जस्टिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन तो आपने दिया नहीं। तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है, परसिस्टेंट बायसेस हैं जो अनचेक हो जाते हैं। तो इस वजह से आप देखोगे इश्यूज बहुत ज़्यादा जो हैं आप निकल के आएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे प्रेजुडाइसेस सोसाइटी के अंदर आपको बहुत देखने को मिलेंगे। जैसे काफ़ी सारे एकेडमिक में आप देखोगे दे वर हैविंग प्रेजुडाइज व्यू अगेंस्ट रिजर्व कैटेगरीज, और ये है सोसाइटी के अंदर, समझा जाता है उनको कि दैट दे आर लेस कैपेबल, जैसे अभी हमने बात की। ओके, तो वही कि अगर वो पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर, पर्टिकुलर सोसाइटी को लेकर या पर्टिकुलर जेंडर को लेकर ऑलरेडी हमारे अंदर काफ़ी सारे प्रेजुडाइसेस होते हैं। प्रेजुडाइसेस का मतलब क्या हो गया? प्री जजमेंट। तो हम ऑलरेडी पहले ही प्री जजमेंट बना लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिजिड बिलीफ जो हमारे माइंड के अंदर पहले से बने हुए हैं। अब हमारे पास हम वो बिलीफ इतने ज़्यादा रिजिड हो गए हैं कि अगर हमें कोई रैशनल एक्सप्रेशन भी देगा उन चीज़ों का तो हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस एक्सक्लूजन होता है काफ़ी लोगों का, इवन व्हेन द क्वालिफिकेशंस आर कंप्लीटली एडिक्वेट। ठीक है, तो ये जो हायर एजुकेशन है स्पेस मिरर कास्ट क्लास हायरार्की इन ब्रॉडर सोसाइटी एंड ऑफन रेजिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। चेंज निकल के आ नहीं पाता सोसाइटी के अंदर, क्योंकि ये सारे रीजन जो होते हैं वो चलते रहते हैं। तो इन सबको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखोगे कुछ हमारे पास केसेस भी हैं। ठीक है, जैसे आप देखोगे सुखदेव थोराट कमेटी जो आती है JNU में 2007 में, ये बताती है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन हायर एजुकेशन, और ये बताती है कि जो वाइवा वगैरह होते हैं, जो स्कोर्स वगैरह होते हैं, वहाँ पर बायसेस होते हैं। ठीक है, वहाँ पर ये जो अनकॉन्शियस कॉन्शियस बायसेस या प्रेजुडाइसेस की जो हमने बात की वहाँ पर देखे गए हैं। और भी काफ़ी सारे केसेस, काफ़ी सारे आप देखोगे, आपको देखने को मिलेंगे इंडियन सोसाइटी के अंदर जो कास्ट बायसेस हैं वो सर्वाइव करते हैं। उनको एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के अंदर, जो जनरली इग्नोर कर दिया जाता है। तो उन्होंने रिकमेंड किया कि ट्रांसपेरेंसी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर इंटरव्यू होने चाहिए, पैनल्स का आपको प्रॉपर तरीके से सेंसिटाइजेशन करना है। ठीक है, ओके, उनको समझाना है ये सब चीज़ें क्यों करना गलत है या इट इज़ अगेंस्ट द लॉ। राज्यसभा की रिपोर्ट जो है OBC रिजर्वेशन को लेकर वो भी बताती है 2022 में कि रिपोर्ट है काफ़ी सारी कि मैनी रिजर्व सीट्स वर बीइंग लेफ्ट वेकेंट बाय डिक्लेयरिंग कैंडिडेट नॉट फाउंड सुटेबल। तो काफ़ी जगह तो ऐसी छोड़ दी जाती हैं। तो उन्होंने भी बोला है कि सेंट्रलाइज्ड ट्रैकिंग सिस्टम बने यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है ना, सिलेक्शन कमेटी के कंपोजिशन को फिर से रिव्यू करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, चेक मेजर्स लेके आने पड़ेंगे। तो ये हमारे पास काफ़ी सारे केसेस निकल के आएंगे। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई भी मैंडेटरी ट्रांसपेरेंसी सिस्टम नहीं है रिक्रूटमेंट में। ठीक है, जो नॉट फाउंड सुटेबल वाली कैटेगरी है उसको लेकर कमेटी को डिटेल रिटर्न रीजन देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ऐसी थोराट कमेटी जो हमें डिस्कस करी या जो और बताती हैं वो रिकमेंड भी करती है कि आपको रिफॉर्म लेके आने पड़ेंगे। ठीक है ना, तभी जो ये जो रिजर्वेशन को लेकर, रिजर्वेशन के बावजूद ये जितने भी बायसेस आते हैं इनको आप प्रॉपर तरीके से स्टॉप कर सकते हैं, इनको रोक सकते हैं।
ठीक है ना। इसके अलावा आपको डाइवर्सिटी सेंसिटिवाइज्ड सिलेक्शन कमेटी बनानी पड़ेगी। सेंसिटिविटी को स्प्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो डाइवर्सिटी कैसे बढ़ेगी? जब पैनल जो रहेगा, जो सिलेक्शन कमेटी रहेगी, उसके अंदर भी डाइवर्सिटी हो। आप देखोगे इसी वजह से अलग अलग जो इंटरव्यू के जो पैनल बोर्ड होते हैं वहां पर डाइवर्स मेंबर को बिठाला जाता है। तो उसी तरीके का पैनल आपको दिखाना पड़ेगा, बिठाना पड़ेगा। क्योंकि आप देखो, मानो ना मानो, कुछ अनकॉन्शियस चीजें होती हैं जो हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करती हैं, वो सब काम यहाँ पे भी होते हैं। तो एवरी सिलेक्शन कमेटी मस्ट इंक्लूड एटलीस्ट वन एक्सटर्नल एक्सपर्ट फ्रॉम SC ST OBC बैकग्राउंड। तो ये तो कंपलसरी होना चाहिए। और मेंबर मस्ट सबमिट एन इंक्लूसिव हायरिंग प्रोसेस। ठीक है, बायस सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग उनकी होनी चाहिए। ठीक है ना। तो कुछ मॉड्यूल्स हो, कुछ प्रेजेंटेशन हो, उनको प्रॉपर तरीके से अवेयर किया जाए कि ये प्रोसेस, ये जो है, ये हमारी गाइडलाइंस हैं, इनके अकॉर्डिंग काम करना है, ऐसा नहीं होना है। जैसे आप देखोगे जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी है, उन्होंने बोला भी था कि डाइवर्सिटी फोकस्ड पैनल होना चाहिए हमेशा। ये सिमिलर लॉजिक जो होता भी है NJAC में, सिमिलर लॉजिक हमें यहाँ पे भी अप्लाई करना पड़ेगा। नॉट ओनली यहाँ पर, हमें सब जगह अप्लाई करना पड़ेगा। एक डाइवर्स पैनल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देखोगे जो पैनल प्रोविजंस फॉर मिसयूज ऑफ ऑटोनॉमी, अगर वो करते हैं, ऐसा माना जाता है। जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे थे यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी की, जो सरकार ने कहा है। ओके, तो इसके लिए भी हमें एक्शन लेने पड़ेंगे, है ना। अगर यूनिवर्सिटी रिपीट तरीके से मिसयूज करती है NFS को टू बाईपास रिजर्वेशन, ठीक है ना, तो आप उनकी ग्रांट डिले कर दो, रिक्रूटमेंट फ्रीज कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से आप अकाउंटेबिलिटी को बैलेंस भी कर सकते हैं। अगर देखो, यूनिवर्सिटी को ऑटोनॉमी देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अदरवाइज यूनिवर्सिटी अगर कंट्रोल में आ गई गवर्नमेंट के, तो भी इससे काफ़ी सारे इश्यूज निकल के आ जाएंगे। तो हम उन पर पूरा कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उनकी ऑटोनॉमी, उनकी ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्रोविजंस लेके आ सकते हैं। तो अगर ऐसा देखने को मिलता है ऑन रेगुलर बेसिस, तो आप उनकी ग्रांट डिले कर दीजिए। आप उनके ऊपर कंट्रोल मत हटाइए, उनको ऑटोनोमस रहने दो। लेकिन ये जो प्रोसेस हो रही है, इसको हटाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये तो बायसेस हैं, डीप रूटेड है, ये आप हटा सकते हैं, प्रोसेस को फेयर कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके होंगे जिससे आप इस प्रोसेस को बेटर भी कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कल्चर में चेंज लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे सोसाइटी का फेलियर है, तो इसको बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया आपको आप देखेंगे एक नेशनल इंक्लूजन इंडेक्स भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को आप क्या करो, ऑन डाइवर्सिटी, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड इंक्लूसिव हायरिंग, इसके ऊपर आप स्कोर करो। उसके बेसिस पर आप रैंकिंग निकालिए उनकी। अब देखिए, अगर किसी एक इंस्टीट्यूट की इन सब के ऊपर बेसिस पर रैंकिंग अच्छी निकल के आती है, तो बाकी लोगों को भी एक रोल मॉडल मिलेगा, उनको भी इंस्पिरेशन मिलेगी कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो अपने आप ही ये चीज़ वर्ड ऑफ द माउथ के थ्रू स्प्रेड होगी और लोग अपने आप अवेयर होंगे, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस अपने आप अवेयर होंगी। तो एक नेशनल लेवल पर इंक्लूजन इंडेक्स का लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आप इस सब को ठीक कर सकते हैं। तो ये हमने कुछ सोसाइटी के अंदर कुछ इश्यूज़ देखे, जिसकी वजह से ये जो रिजर्वेशन की प्रोसेस है सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाती। अगर इसको लेकर आपके भी कोई ओपिनियन है, कोई राय है, कोई सॉल्यूशन है, तो आप हमें कमेंट में बताइए। थैंक यू वेरी मच। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।